नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका एडवर्स न्यूज एनालिसिस के अंदर। टुडे इज 9 दिसंबर 2022 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज रिलेटेड टू इलेक्शन। बीजेपी स्वीप्स गुजरात, कांग्रेस रेस्ट हिमाचल। तो हिमाचल में कांग्रेस की सरकार आ चुकी है और गुजरात के अंदर आप सभी लोगों को पता होगा कि बीजेपी की सीट आई। बिफोर दैट कि हम इस आर्टिकल्स को डिटेल्स में गो थ्रू करें, उसके पहले एक छोटी सी न्यूज आप सभी लोगों के लिए कि अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ स्क्रीन के ऊपर भी इसका नाम आ रहा होगा एडवर्स न्यूज एनालिसिस का, तो वहां से भी आप सर्च करके टेलीग्राम में सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो वेरियस डिजिटल आर्टिकल्स और जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होते हैं वहाँ पे मैं शेयर करता रहता हूँ। साथ ही साथ अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है तो यहाँ पे आना है और आपको इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना है। क्लियर? चलिए, यहाँ पे हम वेरियस इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, न्यूज़ पेपर के हाइलाइट्स, सारी चीज़ें यहाँ पे इस तरीके से डिस्कस होती रहती हैं, शेयर होती हैं। साथ ही साथ अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा रहा हैंडल, इंस्टाग्राम हैंडल, तो आप मुझसे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं _प्रकाश द्विवेदी _ यहाँ पे आप मुझसे कोई भी एग्जाम, सब्जेक्ट और पर्सनल क्वेरीज यहाँ पे पूछ सकते हैं, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले आज के हमारे लेक्चर को। आप देख पा रहे होंगे कि कांग्रेस जो है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बन चुकी है। अगर आप देखेंगे तो एक मतलब ऐसा हो रहा है कि हर एक जगह पे कहीं ना कहीं सबको जीत मिली है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को जीत मिल गई है, गुजरात के अंदर तो बीजेपी को जीत मिली है, और एमसीडी के इलेक्शन हुए थे वहाँ पे दिल्ली के अंदर, वहाँ पे आपको आम आदमी पार्टी को भी जीत मिल चुकी है ना। तो तीनों ही पार्टी एक तरीके से पावर में आ चुकी हैं। आप ऐसा कह सकते हैं कि एक फ्रूटफुल डेमोक्रेसी को चलने के लिए ऑपोजिशन का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। ये किसी बहुत बड़े महानुभाव ने ये चीज कही थी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि अगर बीजेपी का तो देखिए बोलबाला है ये गुजरात के अंदर, तो उनकी सीट तो पक्का ही थी, वहाँ पे अच्छा काम भी इन्होंने किया है ना, और ये चीज आप देख पा रहे होंगे। वहीं पे कांग्रेस की जो सीट है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। हिमाचल प्रदेश के अंदर कुछ बाइपोल बैटल रहा है, बाइपोल इलेक्शन हुए हैं, अगर वो आप देख पा रहे होंगे तो जैसे यूपी के अंदर कई जगहों पे मणिपुरी, है ना, सीट हो गया, खाटूली सीपुर हो गया, तो ये कुछ जहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस दोनों जो है दो सीटें जीते हैं। बीजेटी, फिर आरएलडी, एसपी, है ना। तो लोकसभा की सीटें हैं, ये बाई इलेक्शन हुए थे, तो वो जो बाई इलेक्शन है, बाईपोल बैटल जो है यहाँ पे कुछ लोगों ने जीते हैं, ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। क्लियर? चलिए आप देखो, वैसे ये आपके उससे रिलेटेड तो नहीं है कि आप इसे रटें, और ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है ना, बस छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। देख पा रहे होंगे कि गुजरात के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 117 सीटें जीती, आपने 5 सीटें, अदर 4 सीटें, और बीजेपी ने 156 सीट्स के साथ विजयी यहाँ पे हुई है। क्लियर? हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करता हूं तो अगर आप देख पा रहे होंगे हिमाचल प्रदेश के अंदर तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने यहाँ पे 40 सीट्स जीती हैं, वहीं पे बीजेपी ने 25 सीटें यहाँ पे हासिल की हैं 43% वोट शेयर के साथ, और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 43.9% वोट जो है सिक्योर किए हैं 2022 के अंदर अभी रिसेंटली, और टोटल 68 सीट में से 40 सीट्स जो हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जीता है, और यहाँ पे इनकी सरकार बन चुकी है। क्लियर? चलिए आगे मूव करते हैं विदाउट एनी डिले। देखिए आप आज के न्यूज़पेपर में कोई भी इंपॉर्टेंट ऐसा आर्टिकल नहीं है, अगर मैं आपको दिखा दूं तो सारे आर्टिकल ये भी कोई डिस्कस करने लायक नहीं, पॉलिटिक्स रिलेटेड है ना, ये भी पॉलिटिक्स है, यहाँ पे भी पॉलिटिक्स है, यहाँ पे भी पॉलिटिक्स है, तो कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, है ना। आप अपना समय बचाइए और कोशिश करेंगे कि जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उसे हम डिस्कस करें। तो एक अलग से डाउन टू अर्थ का मैं आपके लिए आर्टिकल लेके आया हूं, हीट वेव्स इन इंडिया कुड सून ब्रेक द ह्यूमन सर्वाइबिलिटी लिमिट सीज वर्ल्ड बैंक एनालिसिस। वर्ल्ड बैंक ने एक एनालिसिस किया है और उसके अंदर ये पाया है कि हीट वेव जो है, आपको पता होगा कि हीट वेव जो है
मैं बात करता हूँ हीट वेव की, तो हीट वेव जो है इंडिया के अंदर तेजी से बढ़ रही है। वैसे तो वर्ल्ड के अंदर बढ़ रही है, पर इंडिया के अंदर ज़्यादा तेजी से बढ़ रही है। ये हम अपने जीएस पेपर नंबर 1 से रिलेट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट जियो फिजिकल फिनोमिना सच एज अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन, है ना। अब ईटीसी लिख दिया, मतलब हीट वेव वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। आई होप क्लियर हो रही होंगी चीज़ें आपको, है ना। ये चलिए ले लेते हैं। चलिए अब हीट वेव इन इंडिया की बात करता हूँ मैं। हीट वेव इंडिया में किस तरीके से हीट वेव इंक्रीज हो रही है, तो ये कंटेक्स्ट देख लीजिए। वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है, वर्ल्ड बैंक ने इंडिया कुड सून बिकम फर्स्ट प्लेस, इंडिया जो है फर्स्ट प्लेस बन सकता है, ये आपको याद रखना है। इंडिया कुड बिकम अ फर्स्ट प्लेस इन द वर्ल्ड टू एक्सपीरियंस हीट वेव दैट ब्रेक्स ह्यूमन सर्वाइबिलिटी। ह्यूमन की जो सर्वाइबिलिटी है उसे ब्रेक कर सकता है ना। पिछले 60 सालों में देखा गया, 6 दशकों के अंदर देखा गया है कि जो ड्रॉट है और हीट वेव है वो मतलब कंकरेंट इंक्रीज हो रहा है तेजी से। इस तरीके से ऐसे ग्राफ चल रहा है। अगर ये ग्राफ है तो इस तरीके से बढ़ता जा रहा है ना। ये चीज़ देखने को मिल रही है। इंडिया के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, ये इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। तो ये पहले तो सर्वाइबिलिटी क्या होता है, हीट वेव के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि हीट वेव इज अ पीरियड ऑफ एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर जब हो जाता है तो उसे हीट वेव कहते हैं। मोर देन नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर, जैसे ये जनरली गर्मी के अंदर होता है, समर सीजन में होता है, और समर सीजन में एकदम से बहुत ज़्यादा हीट को बढ़ जाना, मतलब जैसे आप बोलते हैं ना यार लू चल रही है, बहुत तेज लपक चल रही है, हीट की वजह से बहुत सारे पक्षियों की डेथ हो गई, बहुत सारे जानवरों की डेथ हो गई है, बहुत सारे ह्यूमंस की डेथ हो गई है ना। तो ये सब देखने को मिलता है, ये सब न्यूज़ आती रहती हैं। ह्यूमन सर्वाइबिलिटी लिमिट का मतलब है रूल ऑफ थंब इसके अंदर आता है, जो ये कहता है कि ह्यूमन कैन सर्वाइव 3 मिनट विदाउट एयर। ह्यूमन जो है 3 मिनट तक सर्वाइव कर सकता है बिना एयर के, अगर एयर ना रहे तो, और वो 3 दिन तक सर्वाइव कर सकता है, 3 डेज विदाउट वाटर, बिना पानी के वो 3 दिन तक सर्वाइव कर सकता है। साथ ही साथ 3 वीक्स तक सर्वाइव कर सकता है, वो कब, विदाउट फूड। अगर उसे खाना न मिले तो 3 हफ्ते तक जी सकता है, उसके बाद वो नहीं जी पाएगा। तो ये क्या है, ह्यूमन सर्वाइबिलिटी की लिमिट है। अब इसी में एक चीज आ जाएगा, हीट वेव। अब जब इसका निकल के आएगा कि हीट वेव के लिए वो कितना सर्वाइव कर सकता है, कितने देर तक, वो भी हम देखेंगे इन नियर फ्यूचर, है ना। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। तो सर्वाइबिलिटी लिमिट को वो तोड़ के आगे निकल रहा है। हीट वेव और इंडिया की बात करता हूं मैं कि इन अप्रैल 2022 इंडिया सफर द अर्ली स्प्रिंग हीट वेव, सॉ टेम्परेचर इन न्यू दिल्ली के अंदर बहुत तेजी से राइज देखने को मिला, 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। अभी हीट वेव तेजी से बढ़ रही है, जैसे कि पहले अप्रैल या मई में आती थी या जून में आती थी, अभी क्या हो रहा है, मार्च के अंदर ही हीट वेव आ गई, है ना। तो ये ऐसी कंडीशन बढ़ रही, इन केस फ्यूचर जो है ये बढ़ते बढ़ते फरवरी तक ना पहुंच जाए, है ना। ये भी हमको क्या है, डर लग रहा है कि फरवरी तक ना पहुंच जाए। तो वो द हॉटेस्ट एवर रिकॉर्डेड, अभी तक का जो मार्च था वो हॉटेस्ट मंथ था अभी रिकॉर्ड के अनुसार में, है ना। तो ये सब देखने को मिला है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ओनली 8% ऑफ इंडियन हाउस होल्ड ऑन एयर कंडीशनर। अब जो एसी है, अब घर के अंदर जनरली लोगों के घर मतलब कूलर वगैरह तो बहुत मतलब मिल जाता है, कूलर मिल जाता है और पंखे मिल जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहाँ पंखे और कूलर भी नहीं है ना। पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है इंडिया के अंदर, और सिर्फ इंडिया के अंदर 8% ऐसे लोग हैं जो लोग एसी अफोर्ड कर सकते हैं अपने घर के अंदर, है ना, इंडियन हाउस होल्ड के अंदर। कंडीशन यूनिट अकॉर्डिंग टू एनालिसिस प्रेजेंटेड बाय इंडियन कूलिंग एग्जाम्पल ICAP 2019 ने ये रिपोर्ट निकाली थी, उन्होंने एनालिसिस किया, उसके तहत इन्होंने ये चीज़ बताई। क्लियर। अब हम देख लेते हैं कुछ नेगेटिव इफेक्ट ऑफ, अगर मैं आपको बात करता हूं कुछ नेगेटिव इफेक्ट ऑफ हीट वेव के नेगेटिव इफेक्ट क्या है। ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है, 1, 2, 3 एंड 4। पहला पॉइंट क्या है देख लीजिए, इकोनॉमी जो है तेजी से नीचे गिर जाएगी। कैसे, 34 मिलियन ऑफ द प्रोजेक्टेड और 80 मिलियन ग्लोबल जॉब लॉस हो सकते हैं। लोगों की जॉब जो है चली जाती है हीट वेव की वजह से। अब बोलेंगे सर हीट वेव की वजह से जॉब कैसे जाती है, फ्रॉम द हीट स्ट्रेस एसोसिएटेड प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हो जाती है। लोग जो है काम ढंग से नहीं कर पाते, जब काम नहीं कर पाते उनकी जॉब चली जाती है ना। लेबर का लॉस होता है। सपोज जो लेबर है वो धूप में बाहर निकल के काम करते हैं, खेती करना, ये
सारी चीज़ें करना। अब जब इतनी ज़्यादा तपेगा पूरा, मतलब हीट चलेगी, लू चलेगा, तो कोई काम कर पाएगा क्या? प्रोडक्टिविटी ऑब्वियस सी बात है डाउन हो जाएगी, है ना। तो वही चीज बता रहे हैं कंपनी। सो द लेबल लॉस्ट लेबल फ्रॉम राइजिंग द हीट ह्यूमिडिटी कुड अप टू 4.5% ऑफ इंडिया जीडीपी। ये आपको याद रखना है, इतना 4.5% ऑफ इंडिया की जीडीपी को इम्पैक्ट कर सकता है हीट वेव अलॉन, है ना, जो कि बहुत बड़ी बात है। सेकंड पॉइंट आप देखेंगे, सेकंड पॉइंट के अंदर फूड और पब्लिक हेल्थ की बात की गई है। जैसे कि फूड जो है, खाना वगैरह जो हम खाते हैं, वो जैसे कि मैंने बताया ना कि एग्रीकल्चर, एक संबोध श्याम है, श्याम जा रहा है अपने खेत में काम करने, लेकिन बहुत ज़्यादा क्या है हो रहा है, हीट जो है जनरेट हो रही है ना, चारों तरफ जो है हीट वेव चल रही, तो बेचारा काम नहीं कर पाएगा, है ना, अपने खेत के अंदर मजदूरी नहीं कर पाएगा, सारी चीज़ें नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा, वो फूड सिक्योरिटी यहाँ से हैम्पर होगी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हीट वेव की वजह से क्या होता है, फसलें भी खत्म हो जाती हैं, है ना। जो फसल लगाई है, जो चेन बना हुआ फसल वगैरह है ना, आपकी क्रॉप है, वो क्या हो जाएगी, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, खराब हो जाती है ना। जो फूड रखे हुए हैं वो फूड खराब हो जाते हैं। ज़्यादा गर्मी पड़ती तो आप लोग देखते होंगे ना, घर में भी खाना वगैरह जो रखा रहता है वो खराब हो जाता है ना। तो ये चीज़ भी देखने को मिलती है, खाना वगैरह बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाता है, बहुत जल्दी उसमें माइक्रोब्स एक्टिविटी तेजी से बढ़ जाती है ना, बैक्टीरिया वगैरह, फंजाई वगैरह देखने को मिलती हैं, ठीक है। जो वैक्सीन है उसकी जो पोटेंसी है वो कम हो जाती है, मतलब वैक्सीन के लिए सुटेबल कंडीशन चाहिए होता है रखने के लिए 25 डिग्री सेल्सियस या उससे और कम। कई वैक्सीन को 0 डिग्री सेल्सियस में रखते हैं, कई को 2 से 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में रखते हैं, है ना। तो वो चीज़ जब हीट पे बढ़ जाएगी तो इनकी सर्वाइबिलिटी भी, वैक्सीन भी अच्छे से असर नहीं करेगी, तो हेल्थ में भी इम्पैक्ट आएगा। थर्ड पॉइंट देख लीजिए, इकोलॉजिकल इंपैक्ट देखने को मिलेगा, इंक्रीज इन द प्रेसिपिटेशन कैन लीड टू वाटर शॉर्टेज देखने को मिलेगा, पानी की कमी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, वाटर जो है बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलेगा, है ना। राजस्थान वगैरह इलाके के अंदर बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलता है। स्ट्रेस बढ़ जाएगा प्लांट्स के अंदर, मतलब प्लांट्स में स्ट्रेस बढ़ जाएगा, प्लांट जो सूखने लग जाएंगे ना, पेड़ पौधे सूखने लग जाएंगे, वो सब खराब होने लग जाएंगे। एराइड रीजन जो हो जाएगा, एराइड हो जाएगा, बंजर हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा। एनिमल ऑल्सो हाईली इंपैक्टेड बिकॉज ऑफ हीट वेव। हमने तो देखा ही है कि बहुत सारे पशु पक्षियों की डेथ हो जाती है, एनिमल्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। हीट कंडीशन कैन अल्टर द ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन के बिहेवियर को अल्टर कर सकता है, ये आपको भी याद रखना है। ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज तेजी से फैल जाता है एयर की वजह से, क्रिटिकल सोशल कंडीशन, इंफ्रास्ट्रक्चर सच एस एनर्जी, ट्रांसपोर्ट और वाटर, ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। ह्यूमन का हेल्थ जो है नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। कुछ वे फॉरवर्ड आप लोग लिख सकते हैं, जैसे कि क्या कर सकते हैं, ग्रीन हाउस गैस का जो इमिशन हो रहा है उसे आपको रिड्यूस करना है, GHG ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन करना है। दूसरा पॉइंट क्या करना है, अर्ली वार्निंग रिस्पॉन्स क्रिएट करना है, अर्ली वार्निंग, बस इतना, बस मैं जितना लिखना है उतना याद को रखना है आपको, अर्ली वार्निंग रिस्पॉन्स, है ना, उसके लिए पहले से मेजर्स उठाने। तीसरा क्या करना है, डिसीजन मेकर इम्प्लॉय रेंज ऑफ स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिसीज मॉडिफाई सोशल बिहेवियर, रिड्यूस एक्सपोजर टू हीट, है ना। पॉलिसी को और पॉलिसी को इस तरीके से आपको इम्प्लीमेंट करना है और आपको क्या करना है, मॉडिफाई करना है, मॉडिफाई सोशल बिहेवियर, है ना। पहले से ही प्रिपेयर रहना है इन सब चीज़ों के लिए। पहले सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट तो है ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस कम होगा तो हीट अपने आप टेम्परेचर कम होगी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इंप्रूव अर्बन डिजाइन सस्टेनेबल प्लानिंग, जो अर्बन डिजाइन है उसको इंप्रूव करने की आवश्यकता है। जैसे कि अर्बन हीट आइलैंड का आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा, चलिए बताइए क्या है कॉन्सेप्ट अर्बन हीट आइलैंड का, कमेंट सेक्शन में ये आपको बताना है। तो अर्बन हीट आइलैंड को जो मतलब डिज़ाइन है, अर्बन डिज़ाइन को सही करना है ना, अर्बन डिज़ाइन के ऊपर बात करनी है, इसी को सस्टेनेबल प्लानिंग करना है, सस्टेनेबल प्लानिंग करनी है, ये आपको याद रखना है। क्लियर, ये चीज़ कर लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें इजीली सॉल्व हो जाएंगी। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आपको। जैसे कि ग्रीनर स्पेस बनाइए, घर में बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे लगाइए, है ना। अगर आप कोई बिल्डिंग में भी रह रहे हैं तो आपके आसपास बालकनी में, घर के अंदर इंडोर प्लांट्स भी होते हैं, ऑफिस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी मेंटेन करने की कोशिश कीजिए, है ना। छतों पर रूफ होता है, छत वगैरह होता है, वहाँ पर वाइट वॉश करवा दिए, है ना। कलर का ध्यान रखिए कैसे करवाना है, जिससे क्या हो, हीट जो है रिफ्लेक्ट हो ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, एब्जॉर्ब ना हो। तो वो क्या होगा, ये सारी चीज़ें जो होंगी इम्पैक्ट करेंगी, कहीं ना कहीं हेल्प करेंगी। तो ये बहुत बड़ा एक टॉपिक है जिसको हम फिर कभी देखेंगे। क्लियर,
अब चलिए आगे मूव करते हैं। देखिए ये जो G20 का आर्टिकल आया है इसको मैं पहले ही कई बार डिस्कस कर चुका हूं, तो काफ़ी समय भी हो चुका है लेकिन डिस्कस किया, तो मैं सोच रहा हूं कि वहीं से आप लोगों को रिवाइज करवा देता हूं, है ना। अभी आप लोगों के सामने एक क्लिप आएगी, वहां पे G20 प्रॉपर वे में पूरा क्लियर कर देगा, है ना। वही प्रीवियस आर्टिकल में समझाया, तो वहीं से आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे भी मैं डाल दूंगा। क्लियर। चलिए आज का द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल कह सकते हो आप, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आज से ही G20 का समिट जो है स्टार्ट होने वाला है ना। अभी G20 का नाम मैंने कल ही आपको याद करवाया था, है ना। आप लोगों को कमेंट सेक्शन के अंदर G20 के नेम को बताना है ना। कल ही मैंने बताया, जो कल के लेक्चर नहीं देखे हैं प्लीज जाइए आप लोग और कल का लेक्चर आप लोग देखिए, है ना। वहां हमने बहुत डिटेल में डिस्कस की। आज मैं आपको G20 इस तरीके से करवाने वाला हूं, मैंने खुद से नोट्स भी आप लोगों के तैयार किए हैं। अगर आप वो चाहते हैं तो टेलीग्राम में पीडीएफ में आप ले सकते हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन करके पीडीएफ से आप उसे ले सकते हैं, उसे रीड कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। ओके, अभी बाली के अंदर जो है समिट होने वाला है, 17th समिट है ये, है ना। वर्ल्ड मोस्ट एडवांस इकोनॉमीज का, ये आपको पता होना चाहिए। अभी कुछ पॉइंट्स में डिटेल में डिस्कस करता हूं। बिफोर दैट देखिए बताइए, चलिए यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस भी लिख दिए हैं, ये मेंस के क्वेश्चन है। आप लोगों को ये क्वेश्चन लिखना है अपने आंसर राइटिंग के अंदर, है ना। यू इंक्लूड करना, इन क्वेश्चन को जरूर से जरूर आपको करना है। क्लियर हो गया पॉइंट। चलिए फटाफट देख लेते हैं। व्हाट इज G20, पहले ये बताना है क्या होता है G20, व्हाट इज इट्स मैंडेट, क्या मैंडेट है इसके अंदर, हाउ डज इट अफेक्ट इंडियाज इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इंडिया के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को ये किस तरीके से अफेक्ट करता है, इसको डिस्कस करना है। क्लियर। नेक्स्ट, डू यू थिंक दैट रिसेंटली G20 समिट हैज टर्न इनटू द टॉकिंग शॉप, एक टॉकिंग शो बिल्कुल बन के रह गया, टॉक शो बन के रह गया, आप ऐसा भी कह सकते हैं। बस लोग जाते हैं, बात करते हैं, कुछ होता जाता तो है नहीं, है ना। रेदर देन गेटिंग डाउन टू द ब्रेस्ट ट्रिक। ओके, क्रिटिकली एनालाइज करना है इसको दो क्वेश्चन आपके सामने। चलिए हम बात करते हैं। अब देखिए इसके बाद मैं आपको 100% श्योरिटी दे सकता हूं कि आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, बिल्कुल भी टेंशन छोड़ दीजिए। G20 से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ गया, प्री में, मेंस में, कहीं पे भी आ गया, आपसे बनेगा। ओके, कभी भी आप इंट्रो स्टार्ट कर रहे हैं, सपोज आपको इंट्रो नहीं आ रहा, तो एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैं रेडीमेड इंट्रो आपको दे रहा हूं। क्या G20 इज एन इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ 19 कंट्रीज। ये कैसा ग्रुप है? एक इनफॉर्मल ग्रुप है ऑफ 19 कंट्रीज का, साथ में यूरोपियन यूनियन का। यूरोपियन यूनियन अपने आप में ग्रुप है, आप लोग को पता ही होगा। विथ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ IMF और वर्ल्ड बैंक इसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे रहते हैं। क्लियर हो गया। टुगेदर G20 मिलके क्या होता है, मेंबर्स रिप्रेजेंट, इसके जो मेंबर्स हैं अगर एक साथ मिला दिया जाए सबकी जीडीपी को, तो वर्ल्ड का 80% जीडीपी जो है कंट्रीब्यूट करता है। इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि ये 75% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड को कंट्रोल करता है। एक तरीके से इसके अंदर ही 75% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड होता है। साथ ही 2/3 ऑफ द वर्ल्ड की पॉपुलेशन, दैट इज 66% ऑफ वर्ल्ड की पॉपुलेशन इसके अंदर रहती है, G20 मेंबर्स कंट्रीज के अंदर रहती हैं। इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, चलिए देख लेते हैं G20 मेंबर्स के नाम, है ना। आपको मैं एक छोटा सा इंफॉर्मेशन पहले बता देता हूं, इसकी ओरिजिन कैसे हुआ था। ओरिजिन की मैं बात करता हूं तो 1997-1999 में फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, है ना। उसके ही बाद इसको एस्टेब्लिश किया गया था। मिनिस्ट्रियल लेवल फोरम हुआ था विच इमर्ज आफ्टर द G7 इनवाइट्स बोथ डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज। G7 का समिट हुआ था। G7 ने क्या किया था, डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज को बुलाया था कि आइए मिलकर बात करते हैं, आपस में कोई सॉल्यूशन निकालते हैं। बहुत बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस आई है ना। जिसके बाद से इसकी पहली मीटिंग 1999 में हुआ था। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि लीडर्स की पहली मीटिंग 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद फर्स्ट लीडर मीटिंग हुई थी 2008 में। ये भी चीज आपको पता होना चाहिए। G20 के मैंडेट्स क्या हैं, जो कि प्रमोट क्या करता है, ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करता है। ग्लोबली इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़े, इस चीज को देखता है। इंटरनेशनल ट्रेड को देखता है कि इंटरनेशनल ट्रेड जो है तेजी से बढ़ना चाहिए। ओके, रेगुलेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट को देखता है कि फाइनेंशियल जो मार्केट है उसे रेगुलेट करता है। जैसे कि हमने बताया ना कि आप इसको कैसे देखिए, मैं आपको ऐसा याद करवाऊंगा ना कि आप जीवन में भूल ही नहीं पाओगे। आप बोलोगे कि सर मैं भूलना चाहता हूं इससे, पर मैं भूल नहीं पा रहा हूं। अब देखिए ना, ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी बहुत बड़ा हमने कितना देखा है, 80% ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है, इसलिए ग्रोथ तो करेगा ही, है ना। फाइनेंशियल मार्केट को क्यों रेगुलेट करता है, क्योंकि फाइनेंस को कौन रेगुलेट करेगा, जो ट्रेड को रेगुलेट करेगा। इंटरनेशनल ट्रेड कौन देता है, क्योंकि 75% जो है ट्रेड है एक तरीके से रेगुलेट हो रहा है, इसके अंदर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ट्रेड को रेगुलेट कर रहा है ना, इंटरनेशनल ट्रेड को देख रहा है, इसलिए इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देता है। रेगुलेट करता है फाइनेंशियल मार्केट, क्यों, क्योंकि जीडीपी और ट्रेड दोनों आ गया, इसलिए फाइनेंशियल मार्केट को भी रेगुलेट करता है। आप क्या आप भूल पाएंगे, आप ऐसे क्या करना, लिंक करना है टॉपिक को, है ना, तो आप चीजों को याद रख पाएंगे। चलिए मेंबर कंट्रीज के नाम देख लेते हैं। अब चूंकि इसके अंदर
आपको पता होना चाहिए जी7 से इमर्ज हो क्या है, जी7 ने ही डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज को बुलाया, तो जी7 तो इसका पार्ट हो गई होगा, है ना। आपको जी7 का हमने भी कल याद करवाया था, है ना। चलिए जी7 की कंट्रीज के नाम याद कर लेते हैं। जूस गर्लफ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड आपसे क्या डिमांड कर रही है? जूस की डिमांड कर रही है, बोलिए हमें जूस पीना है, जूस पीना है, जूस पिला दो, जूस पिला दो। आप पिला नहीं पा रहे हो, आप किसके पास जाए? आप जी7 के पास गए। जी7 ने बोला कि चलो भैया अपन चलते हैं जी20 मेंबर्स के पास, ये बड़े लोग हैं, और मिलकर देखते हैं। तो इसके अंदर देख लेते हैं जापान, यूएसए, इटली, कनाडा, इंग्लैंड दैट इज यूके, है ना। इंग्लैंड याद रखने के लिए रखा गया है, वैसे यूके है, ओके। जर्मनी और फ्रांस, है ना। JUICE, पहले कैपिटल लेटर्स ले लीजिए सबके। JUICE GF, गर्लफ्रेंड, आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो जूस की डिमांड कर रही है ना, ऐसा याद रख सकते हैं। और एक 8 रशिया को भी इंक्लूड कर लिए, G8 का जो पार्ट था, ओके। तो जापान, यूएसए, इटली, कनाडा, इंग्लैंड दैट इज यूके, जर्मनी, फ्रांस एंड रशिया, याद हो गया। इंडिया, हमें पता है कि अभी इंडिया प्रेसिडेंटशिप आने वाली है, 1 दिसंबर से इंडिया के पास प्रेसिडेंटशिप आ जाएगी। अभी इस साल कौन ले रहा है? इस साल इंडोनेशिया के पास प्रेसिडेंटशिप है, तो इंडिया और इंडोनेशिया याद रहेगा। आई से 2 आई हो गए, 2 आई, 2 आंख इसके, 20 है ना, तो 2 आंख, ऐसा याद रख लीजिए। तो इसके बाद क्या है? फिर चाइना, इंडिया का राइवलरी है, तो वो भी चाइना भी आ गया। उसने देखा कि इंडिया तो आ रहा है, तो चलो हम भी चलते हैं। एस वाले याद रखिएगा फिर, है ना। साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका और सऊदी अरेबिया, ये 3 याद हो गए। फिर ऑस्ट्रेलिया अपने आप में क्या है? ऑस्ट्रेलिया क्या है अपने आप में? एक कंटिनेंट है और अपना एक देश भी, इसलिए एक यूरोपियन यूनियन, हमने पहले डिस्कस किया 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन, इसलिए यूरोपियन यूनियन तो याद रहेगा। सबसे बड़ा जहां पे पेड़ पौधे पहुंचाता है, ब्राजील याद रहेगा। अर्जेंटीना याद रहेगा, है ना, नॉर्थ अमेरिका का ही पार्ट है। टर्की और मैक्सिको, ये दोनों भी आपको याद रखना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ईच G20 कंट्री, हर एक G20 कंट्री क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि ये रिप्रेजेंटेड बाय इट शेरपा। शेरपा क्या है? हु प्लेन्स, हु गाइड, हु इम्प्लीमेंट। जैसे सिविल सर्वेंट आप लोग जो बनने वाले हैं, है ना, आप लोग जाएंगे, आप लोग ही पॉलिसीज बनाएंगे, उसको इंप्लीमेंट करवाएंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि शेरपा जो है इसके अंदर जाता है, और जाते हैं ये लोग और इसको रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। टेक्निकल लोग जिनको नॉलेज है एक्चुअल में, है ना, लीडर्स के अलावा भी, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वाई G20 इज इंपॉर्टेंट? क्वेश्चन आता है कि सर ये G20 इंपॉर्टेंट क्यों है? इससे ना कैसा भी क्वेश्चन आए आप डील कर लेंगे। इतने पॉइंट, हम जितने भी पॉसिबल एस्पेक्ट हैं वो मैंने इसके अंदर कवर किया। क्यों इंपॉर्टेंट है ये आप बताइए। G20 रिप्रेजेंट करता है शेरपा के द्वारा, रिप्रेजेंट होता है किसके द्वारा? रिप्रेजेंटेड बाय शेरपा, ठीक है, शेरपा। G20 कंट्रीब्यूट करता है 80% ऑफ वर्ल्ड का जीडीपी को, 75% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड को कंट्रीब्यूट करता है, एंड 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है, ओके। इसके अंदर वर्ल्ड पॉपुलेशन आती है 60%, दैट इज आप कह सकते हो अभी ये बढ़ के 66% हो गई है, ओके। दैट मीन्स ऑलमोस्ट यू कैन से दैट 2/3 पॉपुलेशन हो चुकी है। क्लियर? चलिए क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है। G20 मेंबर जो है इनफ मेक टू प्रॉम्प्ट डिसीजन एंड अडॉप्ट न्यू चैलेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। इंक्लूसिवनेस है इसके अंदर, जैसे कि ये क्या करता है, हर साल सिर्फ मेंबर कंट्रीज नहीं आते हैं, उसके साथ साथ इन्वाइट्स करता है कुछ कंट्रीज को, है ना, और कुछ सिविल सोसाइटीज को, उनके मेंबर, सिविल सोसाइटी के मेंबर्स को, एमिनेंट पर्सनालिटीज को भी इन्वाइट करता है, साथ ही कुछ ना कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी इसके अंदर इन्विटेशन रहता है। तो एक बहुत ही होलिस्टिकली कवर करता है। आप बताइए कौन सा ऐसा मेंबर है जो कि परमानेंट इन्वाइटी बन चुका है G20 का? जी हाँ, आप लोग होशियार है, आप लोगों ने बताया, बिल्कुल सर, आप लोगों ने सही बताया, स्पेन है। कौन है? स्पेन है। तो स्पेन में भी पॉसिबली देखा जाएगा कि फ्यूचर में स्पेन में भी मेंबर बन जाए, क्योंकि परमानेंट इन्वाइटी तो बन ही चुका है, ओके। नो, फैसिलिटेट द इंक्रीज लेंडिंग्स को बढ़ा देता है ना, उधार लेने की कैपेसिटी को बढ़ा देता है। ऑल इंपॉर्टेंट बायलेटरल एक्सरसाइज जो बायलेटरल टॉक होता है, ट्राइलेटरल टॉक हो गया, मल्टीलेटरल जो भी टॉक हो गया मेंबर्स के बीच में, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ना, ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है। वर्क फॉर रिफॉर्म, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऊपर रिफॉर्म की बात करता है, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं हम, रिफॉर्म इन इंटरनेशनल टैक्स सिस्टम के ऊपर G20 के द्वारा ही रिफॉर्म करवाया गया था, जिससे कि थ्रू G20 और OECD दोनों ने मिलकर बेस इरोजन प्रॉफिट जो शिफ्टिंग है BEPS प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया। ऐसा एग्जांपल आपको लिखना है, ओके।
प्लेड अ क्रिटिकल रोल इन रेटिफिकेशन ऑफ द ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट। तो ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट के ऊपर फैसिलिटेशन के लिए इसको एक बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करता है, ट्रेड वगैरह अच्छे से होता रहे एग्रीमेंट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, चैलेंजेस देख लेते हैं हम क्या क्या चैलेंजेस हैं इसके अंदर G20 के ऊपर। नो इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म, आपको पता होना चाहिए कि कोई इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म नहीं है, क्योंकि ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। जो भी डिसीजन लेते हैं, है ना, अपने बेसिस में लेते हैं, इसमें कोई भी डिसीजन जो है लीगली बाइंडिंग नहीं होता है। G20 is a toolkit ranges from the simple exchange of information, simply इंफॉर्मेशन को, आइडियाज को, कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस को हम क्या करते हैं, एग्री करते हैं और उसके ऊपर मेजर्स में टारगेट्स उठाते हैं। तो इट इज नॉट इन्फोर्सेबल, है ना, नन इज इट इज इन्फोर्सेबल, याद रखना है। नॉट लीगली बाइंडिंग, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि ये क्या है, लीगली बाइंडिंग नहीं, कुछ ऐसा लॉ तो है नहीं, लॉ बनाने वाले ग्रुप तो है नहीं, ये कैसा ग्रुप है, इट इज जस्ट एन एडवाइजरी और कंसल्टिव ग्रुप है, नॉट अ लीगली बाइंडिंग ग्रुप लॉ मेकिंग। ओके। नो परमानेंट सेक्रेटेरिएट, इसका कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है, परमानेंट ऐसा कहीं नहीं है कि हाँ यहाँ पे इस कंट्री के अंदर परमानेंट सेक्रेटेरिएट है जहां पे प्रॉपर वे में हर साल सारी चीजें होती रहे, तो ऐसा नहीं है ना। इंडिया का इंटरेस्ट क्या है और प्रायोरिटीज क्या है G20 के अंदर, वो देख लेते हैं। इन्वेस्टिगेटिंग टैक्स इवेजन टू फाइट द करप्शन, करप्शन से फाइट करने के लिए हमारे लिए G20 इंपॉर्टेंट हो जाता है। चॉकिंग टेरर फंड, जो टेरर को फंड जाता है उसके तहत हम यहाँ पे बात कर सकते हैं, अपना पॉइंट रख सकते हैं। पेरिस एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, कि सारा पूरी तरीके से इंप्लीमेंटेशन हो। कटिंग द रिमिटेशन कॉस्ट, जो रिमिटेशन कॉस्ट है उसे कट करने की यहाँ पे इंडिया का इंटरेस्ट है। रिफॉर्म इन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ रिफॉर्म लाने की हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। क्लियर। तो ये इंडिया के इंटरेस्ट है, ये इंडिया की प्रायोरिटी है G20 के अंदर, तो ये आप अपने आंसर में पुट कर सकते हैं। पॉसिबली मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि इसके ऊपर से क्वेश्चन 100% श्योरिटी के साथ आ सकता है, क्योंकि G20 का जो प्रेसिडेंसी है बहुत समय बाद हमको मिल रही है, ऐसा कह लीजिए पहली बार मिल रही है, आप ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि न्यू एरा स्टार्ट हुआ है ना। तो इसलिए इंडिया के पास जो प्रेसिडेंसी बहुत समय बाद आई है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर। कुछ की एरिया देख लीजिए, G20 के कुछ कीज एरियाज हैं G20 के, जैसे कि फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर काम करता है, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा किस किस टॉपिक में काम करता है, तो आपको याद रखना है टैक्स, फिजिकल पॉलिसी, ट्रेड, एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट, एनर्जी, फाइट अगेंस्ट द करप्शन, वुमेन्स एडवांसमेंट, एक वर्क प्लेस, SDG 2030, इंक्लूसिव एंटरप्रेन्योरशिप, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल हेल्थ, एंटी टेररिज्म, ये सारे पॉइंट्स की एरियाज के अंदर काम करता है। ओके। सपोज अगर आपको कुछ कंक्लूजन लिखना है, आप क्या कंक्लूजन लिखेंगे, ऐसा कंक्लूजन लिखिए कि बिल्कुल सुनते ही मजा आ जाना चाहिए, है ना। तो आप क्या लिखेंगे, एक रेडीमेड कंक्लूजन दे रहा हूं, रट लीजिए, याद कर लीजिए, जो बन पड़े वो करिए, पर नंबर लेके आइए, सिलेक्शन लेके रहिए, ये हमारा एम होना चाहिए। इन टुडे सिनेरियो वन होल वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज, हमारा पूरा का पूरा दुनिया क्या हो चुकी है, एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। दैट इज सो इंटरकनेक्टेड हो चुकी है, इंटीग्रेटेड कंट्रीज हैं, हैव टू वर्क टुगेदर टू रिजॉल्व ऑल द ग्लोबल इशू। हम सबको एक साथ मिलकर काम करना होगा, जिसके तहत हम ग्लोबल इश्यूज को सॉल्व कर सकें। ओके। हेंस G20 कैन प्रोवाइड द विजन टू बाइंड द ऑल इमर्जिंग इकोनॉमीज लाइक इंडिया वगैरह को, हमें एक बांध के इमर्जिंग इकोनॉमीज को रह सकते हैं, क्योंकि G7 के अंदर तो लगभग सारे कैसे देश हैं, डेवलप देश है ना। तो जो इमर्जिंग इकोनॉमी है वो, उसके लिए भी एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो कि G20 है। तो सपोर्ट एंड कोऑर्डिनेट एक्शन टू रिजॉल्व द ग्लोबल इशू को हम रिजॉल्व कर सकें, है ना। कुछ करंट इसके अंदर पॉइंट्स मैंने और भी डाल दिए हैं आर्टिकल से भी निकाल के, जैसे G20 कॉमन जो फ्रेमवर्क है वो क्या है, इनिशिएटिव टू सपोर्ट द लो इनकम कंट्रीज को, ठीक है, एंडोर्स बाय G20 पेरिस क्लब, ये आपको याद रखना है। क्लियर। G20 2023 इंडिया जो प्रेसिडेंसी है आने वाली है, जो हमारे पास यहाँ पे हमने सिंबल निकाला है, लोटस का सिंबल है, ये लोटस का सिंबल है, इस तरीके से सिंबल ऑफ होप इसको बताया जाता है। हमने वहां पे लिखा है वसुदेव कुटुंबकम, पूरी की पूरी धरती हमारा परिवार है, वसुदेव कुटुंबकम। ओके। वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, हम सब एक साथ काम करेंगे और आगे ग्रोथ करेंगे, एक अर्थ, एक फैमिली और एक फ्यूचर। आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी और आपको क्लियर हो भी गई होंगी बहुत सारी चीजें। ओके। देखिए हमने सारी चीजें डिस्कस करी, आर्टिकल की ओर मूव करते हैं थोड़ा सा, और हम और कुछ देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे इस बार का जो हमारा G20 का समिट होने वाला है, उसमें से कुछ पॉइंट्स हैं, आप इसको याद रख सकते हैं, जैसे कि हम किस किस चीज में वर्क करेंगे, जैसे फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर वर्क करेंगे, और क्या, हेल्थ पार्टनरशिप के ऊपर फॉर द ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट के अंदर, और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर भी हम वर्क करेंगे, ये हमारा फोकस एरिया रहेगा। क्लियर हो गया पॉइंट।
तो आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी और हमने डिटेल्स में बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया यहाँ पे। The next article which we are going to discuss is related to Rajya Sabha Clear Wildlife Bill that promises better protection। छोटी छोटी न्यूज़ें हैं। अब जब ये जो है राज्यसभा ने पास कर दिया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन से रिलेटेड बिल, तो आगे पास कर दिया है, इंट्रोड्यूस किया था, जिसको पास भी कर दिया है, क्लियर हुआ है। अब जैसे ही ये एक्ट बनेगा तो हम इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे, अलग से ही लेक्चर लेके आऊँगा। फिर फील्ड ट्रायल जीएम जो मस्टर्ड हमारा है DMH11, याद रखना इसका नाम DMH11। तो ये भी हमने कई बार डिस्कस किया है डिटेल में, तो मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसे स्टडी कर सकते हैं। बस मैं आपको यहाँ पे बस इतना बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, मतलब DMH11 को अच्छे से यूज कर रहे हैं तो पॉलिनेशन हैबिट्स हनी बीज का ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, रिटर्न नहीं हो रहा है और प्रोडक्टिविटी जो है देखने को मिल रही है। इसका फील्ड ट्रायल जो है जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रीशियल कमेटी के द्वारा अप्रूवल मिल चुका है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर एक छोटा सा न्यूज है, बिल टू अमेंड द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा के अंदर इंट्रोड्यूस किया है, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट बनेगा, ठीक है। अमेंड करने के लिए एक बिल, ये आपको याद रखना है, बिल इंट्रोड्यूस किया है किस चीज़ के लिए, अमेंड करने के लिए, किसको, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट। तो जब ये बिल एक्ट वो हो जाएगा तब हम इसको डिटेल में डिस्कशन करेंगे, क्लियर। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, नीड टू अर्जेंटली फिक्सेस बेसिस ऑफ वाटर। आपको सभी को पता होगा कि वाटर से रिलेटेड अगर वाटर एजुकेशन और हेल्थ, ये तीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं, है ना, आज के समय में। वाटर, BCG सिन्हा ने यहाँ पे ये चीज़ें बात कही हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फंडामेंटल गैप से मैं बात करता हूँ, यहाँ पे फिक्स करना होगा हेल्थ को, वाटर को, एजुकेशन को एड्रेस करना होगा, इनसे जो रिलेटेड प्रॉब्लम है। वी हैव अ फाउंडेशनल एंड फंडामेंटल ग्रोथ विच स्टिल अनफिक्स। चाइना स्टार्टेड इट्स ग्रोथ बाय फिक्सिंग वाटर। अगर आप वाटर को फिक्स नहीं कर सकते हैं तो आपकी ग्रोथ हैम्पर होगी, याद रखना, ग्रोथ जो होगी वो डाउन होगी। ग्रोथ जो है डिक्रीज होगी, हैम्पर होगी। ऑब्जर्व मिस्टर सिन्हा स्पीकिंग एट द CII ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर, समिट के अंदर इन्होंने बोला, वी फॉर अवे फ्रॉम फिक्सिंग वाटर, मेस ऑफ वाटर, आवर वाटर प्राइसिंग इज फ्लॉट, ठीक है। आर वी टॉकिंग अबाउट द अर्जेंसी अबाउट द वाटर हेयर, ही वॉन्टेड India's water table noted to have plummeted dangerous level which could trigger drought, decade time could spark major unrest। ये चीज़ें आपको याद रखनी। If we don't fix water, we can't double agriculture productivity। तो अगर हम वाटर को फिक्स नहीं करेंगे तो डायरेक्टली क्या होगा, फूड सिक्योरिटी में भी जो है इसका हैम्पर देखने को मिलेगा, है ना। ये भी चीज़ें आपको याद रखनी। इंटरनल फूड सिक्योरिटी हमारी हैम्पर होगी, हम प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज नहीं कर पाएंगे। क्लियर हुआ पॉइंट। देखिए आज के अंदर कुछ खास ऐसे आर्टिकल नहीं थे, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट से मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोगों को समय बर्बाद ना हो, इसलिए इस चीज़ का भी हम ध्यान रखेंगे। तो चलिए आज के लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। कैसा लगा लेक्चर आज आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। लेक्चर को लाइक करना है, शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।